जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। तो आज हम बात करेंगे फिर से आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए जीके जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए भाई, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 है। ठीक है, 2 अच्छे से हमने कंप्लीट किया है भाई साहब, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है ना। चलिए, तो आज भी व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं भाई। पूछा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसे कहा जाता है नटराज, किस स्थान पर पाई गई थी। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग यहाँ पे नृत्य करते हुए यही तक पढ़ेंगे भाई साहब और मार देंगे कहाँ पे, मोहनजोदड़ो पे, और जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैं एक एक ऑप्शन के बारे में बात करूँ आपको। ठीक है, तो लोथल पूछा जाता है कि ये कहाँ का स्थान है भाई साहब। तो ध्यान रखिएगा, जो लोथल जो है ये गुजरात का है, और यहाँ पे एक बंदरगाह है जिस बंदरगाह का नाम है, ध्यान रखिएगा, डोक यार्ड। कौन सा है मेरे भाई, डोक यार्ड जो है, यहाँ पे एक क्या है, बंदरगाह है, ध्यान रखिएगा, ये गुजरात में है। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर जो है ये कहाँ पे है आपका। तो मेरे भाई रंगपुर जो है यहाँ से जो है, ध्यान रखिएगा, चावल के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, तो ध्यान रखेंगे, रंगपुर से चावल के साक्ष्य जो है आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से। बात करें मोहनजोदड़ो, तो आप सभी को पता है कि जो मोहनजोदड़ो है जिसकी खोज 1922 में हो जाती है, और किसके द्वारा, तो मैंने कल बताया था भाई साहब, राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज होती है। और नृत्य करती हुई मूर्ति जो है यहाँ से मिली है। तो ध्यान रखिएगा, नृत्य करती हुई मूर्ति, और वो कैसी मूर्ति है, तो कांसे की मूर्ति है मेरे भाई। ठीक है, किसकी मूर्ति है, तो कांसे की मूर्ति है। ठीक है ना। और यहाँ पे पशुपतिनाथ की मुहर भी पाई गई है, ध्यान रखिएगा, पशुपतिनाथ की मुहर भी। ठीक है ना, यानी कि पशुपतिनाथ की मुहर पूछा जाए कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था भाई साहब कि मृतकों का टीला होता है। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। अगर यही मोहनजोदड़ो की बात करें किस नदी के किनारे स्थित है मेरे भाई, तो सभी को पता होगा कि मोहनजोदड़ो जो है आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ये मोहनजोदड़ो स्थान कहाँ का है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, यह स्थान जो है पाकिस्तान का है मेरे भाई। ठीक है, पाकिस्तान का एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। ठीक है ना, लरकाना प्रांत में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। और यहीं से आपके मोहनजोदड़ो से और भी बात करें तो विशाल स्नानागार और अन्नगार जो है कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, हड़प्पा, यानी हड़प्पा से मिला है भाई साहब। ये नर्तकी है ना, एक महिला के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है मेरे भाई पुरुष के बारे में। तो पुरुष के बारे में कहाँ से होगा, हड़प्पा से होगा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अरे 1921 में किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नदी पूछे तो ये जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर जो स्थित है। और यहीं से एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37। ठीक है, तो R37 कब्रिस्तान जो है कहाँ से मिला हुआ है, वो हड़प्पा से ही मिला है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये कब्रिस्तान जो है हड़प्पा से मिला है, रावी नदी के किनारे स्थित है। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। इतना बात जो है आपको ध्यान एक प्रश्न से रखना है भाई। ठीक है, बेहतरीन और अच्छा, मज़ा आया ना भाई साहब। तो शेयर करिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है कि इनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः गौ एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो देखिए, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं ना उसको बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, बिहार कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता है उसे चैत्य कहा जाता है। यानी कि जो गुफाएं बनी है ना उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे चैत्य कहते हैं। स्तूप जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसी को स्तूप कहा जाता है। गृह मैंने समझते ही हैं, घर होता है। ठीक है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था। तो देखिए, जो चेर वंशीय राजा थे ये किस वंश पर राज्य किए थे, तो ध्यान रखेंगे, ये राज्य किए थे आपके तमिलनाडु और केरल पर। ठीक है ना, कहा, तमिलनाडु और केरल पर जो है ये अपना शासन किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन किस सदी में, तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा 9वीं सदी में। कौन सी सदी में मेरे भाई, 9वीं सदी में। बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ये बड़ा बेहतरीन प्रश्न है भाई साहब कि रिहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में अत्यंत समृद्ध और रोचक वर्णन किया गया है। तो रिहला किसका जो है लिखा हुआ है मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है आपके इब्न बतूता का। और इब्न बतूता जो आया था किसके दरबार में आया था, ये हमसे पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो है ये आपके किसके दरबार में आया था। तो उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था मेरे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक के जो है दरबार में आया था ये वाला। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है आया था। ध्यान रखेंगे, कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। ठीक है,
आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। दिल्ली का क्या नियुक्त किया इसे? दिल्ली का जो है इसे काजी नियुक्त किया गया। और इस पद पर जो है इसने कितने वर्षों तक रहा? ये 8 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक मेरे भाई? 8 वर्षों तक रहा। फिर 1342 में मोहम्मद तुगलक ने इसे अपना दूत बनाकर चीन इसको क्या कर दिया? भेज दिया था। ठीक। उसके बाद से अगला है कि ने श्रम कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध है भाई साहब। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण सभी को पता होगा कि ये जो है सम्राट शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने, जिसको शॉर्ट में जीटी रोड बोलते हैं भाई साहब, ग्रेट ट्रैंक रोड, जिसे जीटीडी कहा जाता है। ठीक है, जीटी रोड कहा जाता है, जीटीडी नहीं बल्कि जीटी रोड कहा जाता है इसे। ठीक है ना, जीटी रोड जो है किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और इस सड़क का विस्तार की मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, इसका विस्तार जो है वो अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता, ठीक है ना, अफगानिस्तान से लेकर कहाँ तक है? तो ध्यान रखिए, अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता तक है। ठीक है ना, अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता तक जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है मेरे भाई। ठीक है ना, यानी कि पश्चिम बंगाल जानते हैं ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। ठीक, अगला देखें। और अगला प्रश्न है कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तुकलाकृतियाँ हैं, क्या कहलाती है? लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तुकलाकृतियाँ जो होती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका भाई साहब मुगल। क्या कहा जाता है? मुगल कहा जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी कि मुगल सम्राट जहांगीर का नाम सुना है ना, और उसकी पत्नी नूरजहां, ठीक है, के लिए 1619 में जो है कश्मीर में श्रीनगर शालीमार बाग बनवाया था। ठीक है, कौन? ठीक है, कौन बनाया था मेरा भाई? रवि बताया है ना, कौन बनाया था? जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, उसकी पत्नी थी, जिसकी पत्नी का नाम क्या था? अरे उसकी पत्नी का नाम था नूरजहां, उसके जो है लिए बनवाया था। ठीक है, और बात करें और ये कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ये अगर पूछा जाए कि ये कहाँ स्थित है मेरे भाई, तो ये जो है पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। ठीक है ना, पाकिस्तान के कहाँ पे? लाहौर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के लाहौर में ये स्थित है। अगला है कि हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो जो हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक था वो था आपका मीर उस्मान अली खान। कौन था? मीर उस्मान अली खान। हैदराबाद रियासत का नाम सुने हैं ना? अरे हैदराबाद रियासत कब हुई थी? 1719 में। ठीक है ना, हैदराबाद रियासत के शासक थे ये। ठीक है ना, और इसको जो है ध्यान रखिएगा, हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। किसके तहत? तो एक चला था ऑपरेशन पोलो। ठीक है ना, ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद रियासत को क्या किया गया था? भारत में शामिल किया गया था। ऑपरेशन पोलो का नाम ध्यान रखिएगा आप। ठीक, अगला अगला है कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो जो मोपला विद्रोह हुआ था मेरे भाई वो हुआ था 1921 से 22 के बीच में। कब? 1921 के 22 के बीच में हुआ था, केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान से। ठीक है ना, किसान थे, जहाँ जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी, और जमींदारी के अत्याचार से पीड़ित होकर मोपलाओं ने विद्रोह किया। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? लगान की उच्च दर। ठीक है ना, इसका विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? लगान की उच्च दर। तो लगान की उच्च दर जो है इसका मुख्य कारण था। ठीक है ना, और इस विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, मुख्य नेता थे वो थे आपके अली मुसलियार। कौन थे? अली मुसलियार थे इसके जो है मुख्य नेता। ठीक, आगे बात करें, सीधी कार्यवाही दिवस। भाई सीधी कार्यवाही दिवस जो है वो घोषणा किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसने पाकिस्तान के बंटवारा की बात की थी। और भाई साहब इसने क्या कहा था? ये जो है ससुरा कहा था, क्या कहा था मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसने कहा था, क्या कहा था बताएंगे? इसका कथन एक था, इसने कहा था कि विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा। यानी पाकिस्तान की अलग मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? यही था आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना, इसने कथन दिया था कि विभाजित भारत या नष्ट भारत। ठीक है, ये कथन जो है इसने बोला था, ये ससुरा बोला था। ठीक है, हाँ, तो चलिए ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला है कि समष्टि अर्थशास्त्र को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत जो है अर्थशास्त्र की एक शाखा है जिसमें लाभ के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। किसके तरीकों का? लाभ के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, अगला अगला है
कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो आप जानते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप सभी को पता है कि लोकसभा का उल्लेख जो है किस में है, 79 में है। अच्छा, याद रखते हैं हम लोग सरल से, ठीक है ना। संसद, ठीक है, अगर संसद की बात किया जाए, ठीक है ना, अगर संसद की बात की जाए, सॉरी लोकसभा 79 में नहीं है भाई साहब, 81 में है ना। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, 79 में संसद का है, और राज्यसभा का 80 में है, और लोकसभा का 81 में है। देख रहे हैं ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई भाई साहब, पकड़ लिए सरल से, ठीक है ना। तो आसानी से आप भी पकड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी, ठीक है। बात समझ में आती आप ठीक है, तो बात आई समझ में यहाँ तक। चलिए, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। और ये अनुच्छेद किस में है, ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 75 के 3 में है। किस में है, 75 के 3 में है। और एक और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 74 थोड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 74 की बात करें, ठीक है, अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को क्या देने के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की क्या होता है, गठन किया जाता है, ठीक। आगे देखें, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, केंद्र में समग्र रूप से हो गया, इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा, पीसी महालनोबिस को जो है पंचवर्षीय योजना का क्या कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। यानी कि बात करें तो आप जानते हैं एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक सांख्यिकीविद थे ये भाई साहब, ठीक है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 29 जो है जून को, ध्यान रखिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है, सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना है 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है, दिवस मनाया जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुई थी, ये डेट पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या होगा। तो नाबार्ड का सही रूप क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं नेशनल, ठीक है, बैंक फॉर एग्रीकल्चर, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एंड रूरल डेवलपमेंट बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नाबार्ड की होती है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 12 जुलाई, ठीक है, स्थापना कब होती है इसकी मेरे भाई, तो 12 जुलाई 1982 में इसकी जो है इस्टेब्लिश होता है, यानी कि इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न आपका ये रहा, पूछा है कि किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति जमानत राशि होती है। तो जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी जो है कर्जदार की परिसंपत्ति, ठीक है। जमानत राशि जो होती है वो कर्जदार की क्या होती है, परिसंपत्ति जो होती है, उसी को क्या कहा जाता है, सार्थक प्रतिभूति, यानी जमानत राशि यही होती है आपकी, ठीक। अगला है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक सी आकाशगंगा कौन सी है। तो सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है वो आपकी कौन है, बी, यानी कि बोले तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। आप सभी को पता है, ठीक है ना, आप सभी को पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे जो गैस हैं आपके, जो धूल तथा अरबों तारे के विशाल तंत्र के को ही क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है, ठीक है। और हमारे सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे मंदाकिनी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मंदाकिनी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं भाई साहब, मिल्की वे इसको कहा जाता है, ठीक है ना। मिल्की वे के नाम से भी इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, मिल्की वे कहलाती है। और ये हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है। सर्वाधिक पास स्थित कौन सी है, एंड्रोमेडा, जिसे कहा जाता है देवयानी, क्या बोलते हैं इसको, देवयानी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, देवयानी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इतना बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। इसमें बोला है कि इनमें से अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। तो इसके लिए याद रखिएगा SEM ट्रिक है भाई साहब, ठीक है। पूर्णिमा का दिन होता है, कब होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, और अमावस्या का दिन सूर्य ग्रहण होता है। तो पूर्णिमा का दिन चंद्र ग्रहण होता है, तो पूर्णिमा बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अमावस्या का दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, जब पृथ्वी आ जाती है। ई का मतलब अर्थ होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है तो उसे ई कहा जाता है क्या, चंद्र ग्रहण कहा जाता है, ठीक है ना।
तो चंद्रग्रहण ध्यान रखिएगा अमावस्या के दिन होता है। ओस बनता है, ओस कब बनता है? ओस कब बनता है? जब आर्द्र वायु में संघनित होने से, यानी कि बात करें तो ओस का निर्माण कब होता है? यानी कि ठंडे सतह पर आर्द्र वायु से संघनित होता है, और वही जो है पत्तों के रूप में, बूंद बूंद के रूप में जो आता है ना, उसी को ओस कहा जाता है भाई साहब, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, ये नदी थी आपकी कौन सी भाई, कौन सी? जाम्बेजी, ठीक है, कौन है? जाम्बेजी नदी है, इसी पर जो है विक्टोरिया जलप्रपात आपकी स्थित है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? अरे सबसे छोटा जानते हैं ऑस्ट्रेलिया भाई साहब, पर ऑस्ट्रेलिया तो दिया नहीं गया है इसमें। मैं बात करूं भारत का तो स्थान आप जानते हैं 7वां स्थान पर है, भारत तो ये 7वें स्थान पर है। रूस जो है आपके पहले स्थान पे है, कनाडा जो है ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। कनाडा जो है आपके किस स्थान पे है? ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है ना। तो रूस हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा के बाद से चीन तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। चीन जो है तीसरे स्थान पर आता है। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो होता है ये आपके 5वें स्थान पर आता है। तो कौन होगा? तो देख रहे हैं ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया को हटा दिया भाई साहब, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील। तो आपको क्रम से, सॉरी, इसका राइट आंसर ब्राज़ील नहीं होगा, बल्कि कौन होगा? भारत 7वें स्थान पर आता है ना। तो सबसे छोटा पूछा है हमसे, तो सबसे छोटा भारत इसमें होगा। बहुत चालाकी चला है, यानी कि आपको याद होना चाहिए मेरे भाई कि पहले स्थान पर कौन आता है। तो पहले स्थान पर ये हो गया रूस, दूसरे पे हो गया आपका कनाडा, 5वें पे हो गया आपका ब्राज़ील, 7वें पे हो गया आपका भारत, ठीक है। तो चौथे पे कौन है? चौथे पे ध्यान रखिएगा, तीसरे पे ना, तीसरे की बात करें तो तीसरा पे आपका चीन है, ठीक है ना। तीसरा पे कौन है? चीन है। और चौथा पे आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है ना। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चौथे नंबर पे है। और 5वें नंबर पे हो गया। 6वें नंबर की बात करें तो 6वें नंबर पे कौन है? तो 6वें नंबर पे ध्यान रखिएगा कौन है भाई साहब, सॉरी एक मिनट यार, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया ना है, सॉरी यार। 6वें नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। 7वें नंबर पे भारत है, यानी सबसे कम जो है किसका है? भारत का है। चलिए तो ऐसे भी बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये क्रम आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला, अगला है कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम राज्य कहाँ है? पश्चिम में है ना भाई साहब, अरुणाचल प्रदेश के पास में। अरे अरुणाचल प्रदेश के पास में जो है, यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपके पश्चिम बंगाल से। अरे उसी के पास में है ना। आप देखेंगे तो ये वाला जो भाग इधर से दिखेगा ये पूरा, तो ये गुजरात, सॉरी ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। और इसी से सटा हुआ भाग कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल होगा आपका, कोलकाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बात करें हम लोग सिक्किम के बारे में, ठीक है ना। तो सिक्किम को पूछा जाता है बार बार कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है भारत के राज्य के रूप में सिक्किम बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा वो 36वां संविधान संशोधन था, ठीक है ना। 16 मई 1975 को हुआ था। कब हुआ था? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जोड़ा गया था। कौन सा राज्य बना था? तो ध्यान रखिएगा ये आपका 22वां राज्य बना था, ठीक है ना। कौन सा राज्य बना था? ये आपका 22वां राज्य बना था, ठीक। उसके बाद अगला है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है के रूप में जाना जाता है। तो कुमायूं हिमालय की मैं बात करूं तो ये सतलज और काली नदी, ध्यान रखें, सतलज प्लस काली नदी के बीच है, ठीक है। ये सतलज और काली नदी के बीच है। असम हिमालय की बात करें, ठीक है, अगर असम हिमालय की बात करें मेरे भाई तो तीस्ता और दिहांग, यानी कि जो पूछा है हमसे, तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज नदी, ध्यान रखिएगा कौन नदी हो जाएगी? सिंधु प्लस सतलज नदी हो जाएगी। अगर कश्मीर एवं हिमालय हिमाचल ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आपके नेपाल हिमालय तो काली और तीस्ता, ध्यान रखिएगा एक और है काली प्लस तीस्ता, ये नेपाल हिमालय है। क्या है मेरे भाई? काली और तीस्ता के बीच जो स्थित है वो कौन सा हिमालय है? वो आपका नेपाल हिमालय है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट है यहाँ से, ध्यान रखना है आपको। अगला है इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं तिब्बत से होकर निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से। और ये कहाँ कहाँ जाती है? तो चीन में भी जाती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ मेरे भाई, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि ये जो है तिब्बत भारत और बांग्लादेश होकर गुजरती है, सॉरी ध्यान रखिएगा, तिब्बत भारत और किस से?
भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो भारत और बांग्लादेश से गुजरती है, जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अलमाटी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ध्यान रखिए, अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है मेरे भाई, कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पे, कर्नाटक के बीजापुर में, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई के बारे में तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन निर्माण ध्यान रखिएगा जुलाई 2005 में हुआ था। जुलाई 2005 में इसका निर्माण हुआ था अलमाटी बांध का, ठीक। और इसका नाम जो है लाल बहादुर शास्त्री बांध रखा गया है, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री रखा गया, ठीक। अगला है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तो सभी को पता है झारखंड में है भाई साहब, यानी कि पहले स्थान पर देखा जाए, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ तो पहले स्थान पर ध्यान रखिएगा झारखंड है, ये क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर दूसरे स्थान पे बात करें तो दूसरे स्थान पे आपका उड़ीसा है, ठीक है, दूसरे स्थान पे उड़ीसा है। और तीसरे स्थान पे आपका मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा, तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और चौथे स्थान पे बात करें तो वो आपका पश्चिम बंगाल है। ये चार क्रम आप ध्यान रखिए मेरे भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में ध्यान रखिएगा सबसे कोयला ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे होता है, तो वो है झरिया कोयला, ठीक है ना। कौन सा है, झरिया कोयला है, ध्यान रखिएगा। झारखंड का झरिया कोयला क्षेत्र जो है ना, वो बृहद कोयला भंडार का प्रतिनिधित्व करता है, यानी काफ़ी मात्रा में झरिया में पाया जाता है, ठीक। अगला है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक से संबंधित है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने वाला वो कौन सा अनुच्छेद है आपका, तो ध्यान रखिए वो है आपका कौन सा अनुच्छेद, बोले तो 50। कौन सा है मेरे भाई, अनुच्छेद 50 है। आप जानते हैं 36 से 51, 36 से 51 भाग 4 में उल्लेख, और भाग 4 में है, ठीक है ना। 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है भाग 4 में उल्लेख है, जिसको नीति निर्देशक तत्व के अध्याय के अंतर्गत ही रखा गया है इसे, ठीक है ना। इसका विवरण जो है अनुच्छेद 50 में दिया गया है, ठीक। अगला अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता, तो अवसर की समानता किस में है आपके 16 में है। अरे अवसर की समानता किस में है, आप कहेंगे सर 16 में है, ठीक है ना। अवसर की समानता 16 में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें जाति धर्म लिंग और उसके बाद से जन्म स्थान के मूल वंश के आधार पर भेदभाव को रोका जा सकता है, ये अनुच्छेद 16 बताता है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो ये जो संवर्धन किसके अंतर्गत आता है, मौलिक राज्य नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार, ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है ना। और किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 46 में है भाई साहब, किस में है, अनुच्छेद 46 में है, ठीक। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला का अधिकार किसका होता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का ही है ना। अंतिम जो फैसला होता है वो किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का ही होता है, ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है राज्य की विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि 6 साल के लिए चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है कितने साल के लिए, 6 साल होता है। और जो है बात करें तो जिनमें से जो है 6 साल के लिए चुने जाते हैं, और जिनमें से 1/3 सदस्य जो है ना, इसका 1/3 सदस्य 2 साल में क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पद से हट जाते हैं, ठीक। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो भारतीय सांसद की भूमिका का समर्थन नहीं करता है। तो भारतीय संसद की भूमिका का जो है नहीं करता है वो कौन सा होगा आपका, तो देखिए राष्ट्रीय सरकार का चयन करना ये तो सही बात है, कानून बनाने का कार्य करना बिल्कुल, संसद को नियंत्रित मार्गदर्शित और सूचित करना, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य विवादों का निपटारा करना और निर्णय पारित करना, ये इस संसद का काम नहीं होता है भाई साहब, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा, बल्कि किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का होता है ना। अरे जैसे होते हैं ना भाई साहब, जैसे कि पंचायती आपको बात करें, ठीक है ना, बात करें हम लोग तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय का होता है ना कार्य, ये आपका निर्णय का, ठीक है ना, संसद का नहीं होता। इसमें बोला है इनमें से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, तो त्रिस्तरीय जिला स्तरीय है, ग्राम स्तरीय है,
और ब्लॉक स्तरीय है। तहसील स्तरीय पंचायत होता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में पंचायती राज को जोड़ा गया था, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, ये तो अगले प्रश्न के लिए हो जाए, छोड़ी भाई साहब, सॉरी, छोड़ छोड़। चलते हैं नेक्स्ट 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 एकदम। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय भाषा है? तो आप सभी को पता होगा कौन सी है, वो संस्कृत है भाई साहब। कौन सी है? संस्कृत है। यानी कि भारतीय संविधान की भाषा को लेकर जो है किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में है, ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया, जिसमें संस्कृत भाषा को जो है 2005 में क्या दिया गया था? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, 2005 में से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला अगला है कि किस त्यौहार को जो है असम में बाघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो असम में बाघ बिहू के नाम से जाना जाता है, तो मकर संक्रांति है भाई साहब। कौन सा है? मकर संक्रांति। अब इस मकर संक्रांति को कई अलग अलग देखा जाता है। तो मकर संक्रांति जैसे लोहड़ी हो गया, तो लोहड़ी को ही मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ये लोहड़ी आपके कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा में होता है। अरे पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी होता है। खिचड़ी बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है खिचड़ी, जिसको बोलते हैं खिचड़ी। ठीक है, और पोंगल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पोंगल जो होता है मेरे भाई वो आपके तमिलनाडु में होता है। ये भी मकर संक्रांति ही है, समझ रहे हैं ना। अब पतंग महोत्सव आप जानते हैं गुजरात में है भाई, गुजरात के तट पर जो है लोग पतंग उड़ाते हैं। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य संबंध से शैली से संबंध रखते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज का आपने नाम सुना होगा मेरे भाई। ठीक है, वो भरतनाट्यम से है। कहाँ से है? भरतनाट्यम से है। ठीक है ना, भरतनाट्यम से है। अगर वही कथक की बात करें तो कथक, ध्यान रखिएगा, कथक की बात करें तो बिरजू महाराज और लच्छू महाराज भी हो जाएंगे। ठीक है ना, बिरजू महाराज और लच्छू महाराज भी हो जाएंगे। एक मिनट गड़बड़ हो गया है भाई, ये भरतनाट्यम नहीं, ये होगा, सी होगा ना। अगर भरतनाट्यम जो है वो है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी और सोलन मानसिंह है। ठीक है, इसके हैं। कथकली की मैं बात करूँ तो इनके ध्यान रखिएगा, कृष्ण नायर और शांतराव है। कौन है? इनका एक नाम याद रखना है, कृष्ण राव। ठीक है ना, कृष्ण राव कथकली के हो जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चरकुला नृत्य आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई सब चरकुला नृत्य ये कहाँ का है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। चरकुला एक नृत्य है ना, तो ये कहाँ से होगा। अगला देखें, अगला है कि राजस्थान में संरचना नौ ग्रहों की थीम पर क्या आधारित है? तो नौ ग्रहों के थीम पर जो आधारित है वो क्या आधारित है मेरे भाई? वो आधारित है आपके जवाहर कला केंद्र। ध्यान रखिएगा, ये नौ ग्रहों की थीम पर आधारित है भाई साहब। ठीक है ना, हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ठीक है ना, राजस्थान के कहाँ है? जयपुर में स्थित है। विश्व कैंसर दिवस सभी को पता है कि चीर फाड़ भाई साहब 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और आपको थोड़ा सा और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करें भाई साहब। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है ना। ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और 25 जनवरी को जानते हैं मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 8 मार्च को आप जानते हैं महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो कुछ डेट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बाकी और महत्वपूर्ण नहीं है उसमें। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? लोग पीछे यूनेस्को आया था, अब यूनेस्को का क्या आ गया मेरे भाई? मुख्यालय आ गया। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है ना वो आपके फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में है भाई साहब। कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, पेरिस में है, इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जानते हैं 1945 में होती है। कब होती है? 1945 में होती है। ठीक है ना, फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय। और 193 इसके देश जो है सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 193 इसके सदस्य देश हैं। अगला है कि संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सिडेक्स सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग कम्यूटिंग, ठीक है, और कॉमनवेल्थ हेल्थ गवर्नमेंट मिनिस्टर कन्वेंशन। बताइए क्या होगा इसका? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड, ठीक है, स्पीसीज। कौन सा इसका गलत है भाई साहब? तो इसका गलत है सी। इसका मतलब होता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। ठीक है ना, हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज नहीं होता है, मीटिंग होता है। क्या होता है मेरे भाई? मीटिंग होता है। ठीक है ना, मीटिंग होता है। तो ये गलत है, ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भारत सरकार का जनजातियों का स्वशासन यानी अपना खुद का जो शासन है, कमेटी गठित की गई है, वो कौन सी है? तो वो है आपके भारतीय आर्थिक संघ।
कौन है? आर्थिक संघ है, ठीक है ना, आर्थिक संघ है। अगला देखें, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है भाई साहब, को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 21, सॉरी 1 मिनट यार, गलत हो रहा है क्या? ठीक है, 21 मई नहीं, 21 जून ना। अरे यार गजब क्या है, 21 जून को मनाया जाता है मेरे भाई, समझ रहे ना, 21 जून को मनाया जाता है। अब कब से मनाया जाएगा, मनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 27 सितंबर, ठीक है ना, 27 सितंबर जो है, ध्यान रखिएगा, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है इस दिन सेलिब्रेट की पहल की थी, और जिसके बाद जो है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या करना मनाया जाने लगा। कब से, पहली बार कब मनाया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? तो 21 जून 2005 को, ध्यान रखिएगा, 21 जून 2000, सॉरी 2005 नहीं यार, 2015, ये क्या हो रहा है यार, 2015 को मनाया गया था पहली बार, ठीक है। नसाउ किस देश की राजधानी है भाई साहब? तो नसाउ, ध्यान रखिएगा, ये राजधानी है आपकी बहामास की। नसाउ कहाँ की राजधानी है? तो ध्यान रखिएगा, बहामास की राजधानी है आपकी, ठीक है ना, नसाउ। अगला देखें, अगला है कि रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या आती है? तो सभी को पता है रेडियोधर्मी की एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वैक्यूरल होता है, ठीक है ना, यानी कि रेडियोधर्मी तत्व की मूल भौतिक राशि आप जानते ही हैं, 7 होती हैं। मूल भौतिक राशि कितनी है? 7 है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडिला, ठीक है। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ताप, विद्युत धारा, समय, द्रव्यमान और लंबाई इसके मात्रक होते हैं। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है आपका टाइकोमीटर। स्पीडोमीटर जो गाड़ी होती है, मोटर वाहन होते हैं, उसकी गति को मापने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद से क्रोनोमीटर, ये थोड़ा सा नया है भाई, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए। किसका? जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए जो है क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। एनेमोमीटर यानी कि वायु को मापने के लिए, यानी पवन का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनेमोमीटर का। उसके बाद से गुरुत्वाकर्षण जी का त्वरण है, तो जी का त्वरण है, जी का त्वरण होता है, तो आपको पता है F बराबर क्या होता है? कैपिटल जी एम ई एम बटा क्या होता है? आर ई का स्क्वायर होता है। तो कैपिटल जी एम ई एम बटा आर ई का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो ये तो F बराबर हो गया। स्मॉल जी में संबंध पूछा है मेरे भाई, तो ध्यान रखिए, स्मॉल जी में जो संबंध होता है वो कैपिटल जी, ठीक है, एम ई यानी पृथ्वी के द्रव्यमान बटे आर ई पृथ्वी की त्रिज्या होता है, जी एम ई बटा आर, तो जी एम बटा आर का स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। अगला है अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या कौन सी होती है? अरे 6.022 गुणे 10 का पावर कितना होता है? 23 होता है। यही अवगाद्रो संख्या होती है, यानी कि एक अवगाद्रो संख्या होती है, ठीक है। तो वो होगा कौन सा? तो किसी एक तत्व की 1 ग्राम परमाणु की संख्या ये क्या कहलाती है? अवगाद्रो संख्या कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? अवगाद्रो संख्या कहलाती है, और एक अवगाद्रो संख्या बराबर 6.022 10 पर 23 होता है, ठीक है। अगला देखें, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाया गया विलयन में प्रतिशत के जरिए मास का संदरण होगा। तो संदरण कैसे निकल जाता है? पूरा घोल, तो 150 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, और 50 ग्राम है तो 50 ग्राम का प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100 कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 2 से कितना बार में? 25% इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होते हैं? तो सहसंयोजी बंधन नहीं होते हैं, तो सहसंयोजी बंधन नहीं होंगे, ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो वो होता है आपके मैग्नीशियम क्लोराइड में, इसमें सहसंयोजी बंध नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें वैद्युत सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा होता है? इसमें वैद्युत सहसंयोजी बंध होता है मेरे भाई, क्योंकि मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का 12 होता है ना, तो पहले में 2, दूसरे बार में 8, ये तो पूरा ही हो जाता है, ठीक है। और Cl2 जो है इसके 17 होता है, यानी कि एक इसका कम होता है, तो एक इससे ले लेता है, फिर एक इससे ले लेता है, साझा कर लेते हैं। तो इनके बीच बनने वाला बंध कैसे होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है। बाकी इनके बीच बनने वाला बंध कैसे होता है? संयोजी बंध होता है, ठीक है, इनके बीच संयोजी बंध नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला एक, निम्न से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो चपटी कोशिकाएं जो होती हैं वो आपके सल की उपकला में होती है। अगला है अंतिम प्रश्न कि इनमें से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? पशु उत्तक प्रकार नहीं है, पशु को उत्तक प्रकार नहीं है, तो वो है मेरिस्मेटिक उत्तक, यानी बाकी पेशी उत्तक, त्वचीय उत्तक, संयोजी उत्तक, इसके क्या है? प्रकार है
मैरिस्मेटिक उत्तर किसका प्रकार नहीं है। तो मुझे आशा है कि 50 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लगे होंगे आपको भाई साहब, ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आया होगा आपको। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जीके जीएस की प्रैक्टिस के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।